देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास क्या था, आयरन का मेटाबॉलिज्म होता है। सर नजीब के लेक्चर से हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने ये देखा कि आयरन की डेफिशिएंसी कैसी होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयरन मेनली एब्जॉर्ब कहाँ होता है, मेनली एब्जॉर्ब होता है हमारे डोडेनम के अंदर। ये मेरी डोडेनम है, इस डोडेनम के अंदर हमारे पास क्या होगा, आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेन थिंग ये कि हमारे पास आयरन डोडेनम में एब्जॉर्ब होता है। जो भी हम डाइट से लेंगे ना, डाइट से लेंगे वो कहाँ आएगा, देखो डाइट में आयरन लिया वो जाएगा हमारे डोडेनम के अंदर, डोडेनम से मेनली एब्जॉर्ब होगा, जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में। अब हमारे पास क्या है, आयरन की दो तरह से यूटिलाइजेशन हो सकती है। एक तो ये कि जहाँ पर इसकी यूटिलाइजेशन होनी, यूटिलाइजेशन मेनली कहाँ होती है, हमारे पास बोन मैरो के अंदर होती है। तो बोन मैरो के अंदर जो भी एरिथ्रोपोइटिक जो सेल्स होते हैं हमारे पास, उनमें यूज होता है। जबकि जो हमारे पास आयरन की स्टोरेज होती है वो कहाँ पर होती है, वो हमेशा 3 मैक्रोफेजेस में होती है। मैक्रोफेजेस कहाँ पर, कौन कौन से, एक हमारे बोन मैरो का, एक हमारा स्प्लीन का, और एक हमारे पास स्प्लीन का, और एक हमारे पास किसका, लिवर का। तो लिवर के अंदर, ठीक है। इसी के अलावा लिवर के हेपेटोसाइट के अंदर भी आयरन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, सही है। और इसके अलावा फेरेटिन के अलावा नहीं होता, बाकी सब में हीमोसिडेन हो सकता है, पर हेपेटोसाइट के अंदर सिर्फ आयरन फेरेटिन की फॉर्म में होता है, सही है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है ना, अब आयरन की सोर्सेज क्या है, देखो मेनली हमारी बॉडी के अंदर जो सोर्स होता है ना, वो क्या होता है आयरन का, वो होता है एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि मीट से। क्योंकि मीट के अंदर क्या होता है, हीम होता है, हीम के अंदर क्या है, आयरन। तो मेनली हम जितना भी खाएंगे ना, मेनली हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन की सोर्स बनेगा, ठीक है। आप भले जितना मर्जी खाओ, 10 खा लो, 10 में से क्या होगा, 1% एब्जॉर्ब होगा। हमेशा 100 खाओगे तो 100 में से 10% होगा, तो उसका 1% क्या होगा, हम इसका 1% हमारे पास क्या होगा, 10 अगर खाओगे रोज़ का मिलीग्राम पर रोज़ खाओगे तो फिर क्या होगा, 1% एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए जो मीट होता है उसका सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वेजिटेबल आयरन इनऑर्गेनिक होता है तो वो लेस एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये मेन बात है। अब देखो फॉर सपोज ये मेरे पास क्या है, मेरे पास सोर्सेज ऑफ आयरन में बताया गया कि मेन सोर्स मीट होती है, वेजिटेबल्स वगैरह में बहुत कम होता है इनऑर्गेनिक आयरन होता है, वो भी होता है Fe3 की फॉर्म में। Fe3 को फिर Fe2 में कन्वर्ट किया जाता है डोडेनल सेल्स के थ्रू, एंड देन वो प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिया है, हीम आयरन लिया है। हीम आयरन डायरेक्टली आएगा डोडेनल सेल्स का, ये एपिकल साइड होता है, ये बेसोलेटरल साइड है। एपिकल साइड से क्या होगा, ट्रांसपोर्टर होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, आयरन Fe2 में होगा, यहाँ पर आगे डोडेनल सेल के अंदर। सेकंड हमारे पास क्या है, ये इजी पाथवे था। देन इनऑर्गेनिक जब आयन आएगा ना, इनऑर्गेनिक आयन इजीली नहीं आ सकता, वो Fe3+ में लाजमी सी बात है फेरिक फॉर्म में, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करना है। इस फेरस को कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल टाइप का एंजाइम है Fe2+ में कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है फेरोरिडक्टेज। रिडक्टेज क्यों कहा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा, इसीलिए फेरोरिडक्टेज एंजाइम इसको क्या करेगा, 3 को 2 में कन्वर्ट करेगा। फिर स्पेशल टाइप के चैनल्स होते हैं एपिकल मेम्ब्रेन पर ही, इसको हम कहते हैं डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, DMT1। ये क्यों है, क्योंकि 2 है ना प्लस, तो डाइवैलेंट हो गया। अब क्या होगा, ये भी आयरन कहाँ पर आ गया, इसके इस सेल के अंदर आ गया, इसके साइटोप्लाज्म में आ गया, सही है। अब Fe2 जो इनऑर्गेनिक था, जो डाइट से हमने लिया था, वो भी आ गया इन द फॉर्म ऑफ फेरस, दोनों फेरस आ गए, सही है। यहाँ से भी आयरन आ गया जो हमने मीट से लिया था। अब बेसिकली क्या है कि मोस्ट ऑफ द ये जो आयरन है, ये क्या होता है हमारे पास, जो भी यहाँ पर आयरन होगा, पहली बात तो ये है कि मोस्टली आयरन ये जो हमारे पास क्या है, डोडेनल सेल का है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जीन एक्सप्रेस होगी, वो जीन बनाएगी हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ पॉकेट सी बनाएगी, जिसे हम कहते हैं कि एपोफेरेटिन, ये रिंग सी बनाएंगी, पॉकेट बनाएगी। इस पॉकेट के अंदर क्या होगा, ये आयरन जाकर मोस्टली आयरन जो हमारे पास आता है डाइट से, वो इसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। इसमें जाकर जब स्टोर होगा तो पॉकेट्स ऑफ आयरन, जब एपोफेरेटिन के अंदर आयरन मिलेगा, आयरन जब इसके अंदर जाके बैठ जाएगा तो हम इसे क्या कहते हैं, फेरेटिन कहते हैं। और फेरेटिन हमारे पास डोडेनल सेल के अंदर स्टोर होता रहता है। कुछ जो होता है वो हमारे पास क्या रहेगा, कुछ हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये सेल है तो इसके बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पर, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है फेरोपोटिन ट्रांसपोर्टर। फेरोपोटिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू आ गया। अब ये आयरन जो है हमारे पास दोबारा से कन्वर्ट होगा Fe3+ के विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर, जो कि बेसोलेटरल साइड पर है, जिसका नाम क्या है, हैफ हेस्टिन प्रोटीन। ये क्या करता है, Fe2+ को दोबारा Fe3+ में कन्वर्ट करता है। देन ये जो Fe3+ है, ये एल्ब्यूमिन आता है, और एल्ब्यूमिन क्या करता है, इसे इनटेक करता है और आगे ट्रांसपोर्ट होता है। मेन बात क्या है कि जो हमारे नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फेरेटिन का लॉस हो रहा होता है। जो नॉर्मली हमारे पास मेल के अंदर लॉस हो रहा है फेरेटिन का, और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर क्या होता है, फीसेस में होता है, यूरिन में होता है, स्वीट में होता है। क्योंकि लाजमी सी बात है, वो क्या होता है, लॉस हो रहा होता है ना उसके अंदर, ठीक है। कैसे लॉस होगा बताती हूँ। फीमेल्स के अंदर क्या है कि नॉर्मली हमारे पास है ना, ये तो सेम मैकेनिज्म होगा, लेकिन इसी के अलावा मेंस्ट्रुएशन के थ्रू भी रिलीज़ हो रहा होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन जो है वो 180 ml से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं मेनोरेजिया। उसमें लाजमी सी बात है, ब्लड ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा ब्लड लॉस होगा मतलब ज़्यादा आयरन लॉस हो रहा है, तो ये बात होगी। अब हमने क्या कहा, मेनली हमारे पास फीचर्स में जा रहा होता है ना, तो मेनली फीचर्स में कैसे जाता है, देखो ये डोडेनल सेल है, डोडेनल सेल के अंदर जब फेरेटिन होता है ना, बहुत सारा फेरेटिन स्टोर होता रहता है। हमारे जो म्यूकोजल, ये क्या है, म्यूकोजा ना, म्यूकोजा की जो लाइनिंग होती है, डोडेनल सेल्स है हमारे पास, तो ये आफ्टर कितने डेज़ के बाद, तकरीबन हमारे पास 6 to 7 डेज़ के बाद ये ना, इनकी शेडिंग हो रही थी और न्यू हमारे पास GI लाइनिंग आ रही थी। तो लाजमी सी बात है, जब मैंने कहा कि सारा का सारा आयरन यहाँ पर स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, तो वो क्या हो रहेगा, रिलीज़ हो जाएगा। इसका मतलब मोस्टली हमारी बॉडी से आयरन जो होता है वो रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, लेकिन कहाँ से, इन द फीसेस में भी किस फॉर्म में, फेरेटिन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक था।
अच्छा देखो, आयरन जो है ना हमारी बॉडी के अंदर वेल रेगुलेटेड होता है बिकॉज इस ड्यूडेनम के अंदर ही इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ख्याल रखा रहता है। बेसिकली रीज़न क्या है कि आयरन बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत ज़रूरी है, पर टॉक्सिक भी क्यों? क्योंकि पोलर होता है, डीएनए के साथ रिएक्ट कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हर किसी को डैमेज कर सकता है। इसी के अलावा कुछ अलग अलग केमिकल्स के थ्रू रिएक्ट करके फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर सकता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, वेल रेगुलेटेड होता है। कैसे रेगुलेटेड होता है? इन्हीं ड्यूडेनल सेल के पास एक आई सेंसर होता है, आईज लाइक चीज़ पड़ी होती है जिसे हम कहते हैं क्या, प्रोटीन सेंसर। और सॉरी, जो हमारे पास जो है ना आयरन का जो लेवल होता है ना, उसको ब्लड में, ये ब्लड है हमारा, तो उसमें रेगुलेट कर रहा होता है, देख रहा होता है। अगर हमारे पास ब्लड का लेवल ज़्यादा हो गया आयरन, तो वो क्या करेगा, ये जीन थी ना, मैंने बताया था, ये जीन किसकी, एपोफ्रेटिन, उसको सप्रेस कर देगा। और इसी के अलावा जो यहाँ पर आरएनए बना है एपोफ्रेटिन का, उसको भी सप्रेस कर देगा। तो नो मोर आयरन स्टोर नहीं होगा, तो बेसिकली फीसेस के थ्रू ही क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है। इसी के अलावा हमारे पास क्या सेकंड काम ये करता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन का लेवल क्या हो गया, आयरन का लेवल अगर बढ़ गया तो क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा तो मोर एंड मोर फेरेटिन यहाँ पर स्टोर होगा, आयरन स्टोर हो जाएगा, तो बात खत्म, ज़्यादा बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तो इतना रिलीज़ भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे पास और आयरन को भी, इसके आरएनए को भी डैमेज कर देना, इसने आरएनए भी नहीं बनेगा, आरएनए को इंक्रीज़ किया, आरएनए को स्टिमुलेट करेगा। सेकंड चीज़ है कि पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर आयरन का लेवल कम हो जाए बॉडी के अंदर तो ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। एक तो इसके आरएनए को इनहिबिट करेगा, जो आरएनए बना होगा, और दूसरा एपोफ्रेटिन की जीन को भी इनहिबिट करेगा। तो इसकी वजह से मोर एंड मोर आयरन जो होगा स्टोर तो हो नहीं सकता। एक ही बात है कि अभी ये जो हमारे पास एपोफ्रेटिन ट्रांसपोर्टर है, इसके थ्रू क्या होगा, ये जो हमारे पास कौन से थे, ये हमारे पास है फेरोपोर्टिन ट्रांसपोर्टर, इसके थ्रू क्या रहेगा, पोर्ट किया रहेगा, ट्रांसपोर्ट किया रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेन चीज़ थी। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आयरन को जो है ना Fe, यहाँ पर आयरन आ रहा है, लाजमी सी बात है। इनऑर्गेनिक मोस्टली हम पीपल्स क्या करते हैं, हम लोग इनऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ले लेते हैं, तो उसमें Fe3 प्लस होता है। Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करने के लिए कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, जैसे विटामिन सी हो गया, सिट्रेट्स हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज, सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली इसको कन्वर्ट कर रहे थे, हेल्प आउट कर रहे थे। जबकि नेगेटिव इन्फेक्टर्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, जैसे फाइलेट्स हो गया, टेनेट्स हो गया, फॉस्फेट हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, और हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्जेलेट्स हो गए। सही है। फॉर सपोज अभी आयरन हमारे पास यहाँ पर आ गया था, जो मैंने कहा था Fe2 प्लस से 3+ में कन्वर्ट हुआ। अब हमारे पास क्या होगा, हेपेटोसाइट स्पेशल टाइप की, ये हमारे पास क्या है, हेपेटोसाइट लीवर के सेल्स रिलीज करते हैं स्पेशल टाइप की प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन का नाम ट्रांसफेरिन क्यों देखिए, बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है हमारे आयरन को, इसीलिए ट्रांसफेरिन होता है डाइवेलेंट। इसका मतलब है इसके पास 2 साइड्स होती है आयरन को बाइंड करने के लिए, डाइवेलेंट होता है, ट्रांसफेरिन आयरन को बाइंड किया, अब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जाएगा। अब हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जाना है, उससे पहले देखो हमारी अगर बॉडी के अंदर आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो यहीं से हेपेटोसाइट एक और प्रोटीन रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं हैप्सिडिन। हैप्सिडिन क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्टर था ना, फेरोपोर्टिन का ट्रांसपोर्टर, जो हमारे पास फेरोपोर्टिन का ट्रांसपोर्टर था, बेसिकली इसको जाकर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इसी के अलावा इनका दूसरा काम क्या होता है, इनका दूसरा काम ये होता है कि फेरेटिन जो आगे रिलीज होता है, मैं बताऊँगी, उसको स्टॉप करते हैं। सही। और अगर हमारे पास आयरन का लेवल कम हो जाएगा तो हेमिसेडिन प्रोटीन कम रिलीज होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। मेनली इसीलिए ड्यूडेनम के अंदर हाईली रेगुलेटेड होता है। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसफेरिन आ गया, ट्रांसफेरिन अब क्या करेगा, इसे ट्रांसपोर्ट करेगा। अब कहाँ पर करेगा, बेसिकली ये हर उस सेल पर करेगा जहाँ पर ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स शो होंगे। अब ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स कहाँ पर शो होंगे, ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स वहाँ शो होंगे जहाँ पर बेसिकली क्या है, जहाँ पर बेसिकली हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं मैक्रोफेजेस। मैंने कहा ना मैक्रोफेजेस कहाँ होते हैं, मेनली हमारे लिवर के, इसी के अलावा हेपेटोसाइट, और इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, इसी के अलावा होता है हमारा स्प्लीन। ठीक है। लेकिन मेनली हमारे पास ज़रूरत कहाँ होती है, हमारे बोन मैरो के अंदर होती है ना, तो बोन मैरो के अंदर जाता है, वहाँ पर बोन मैरो के अंदर, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर स्टोर होने के लिए जाता है। लेकिन यूज़ कहाँ होगा, यूज़ हमारे पास होगा हमारे बोन मैरो के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर। ठीक है। तो मेन बात क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफेरिन होता है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है मुकम्मल ट्रांसफेरिन का। देखो, ट्रांसफेरिन प्रोटीन रिलीज़ की हेपेटोसाइट के अंदर, डाइवेलेंट होती है, ये आयरन को बाइंड करती है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल ट्रांसफेरिन होता है ना, वो क्या होता है, वो समझो कि अगर 3 फॉर एग्जांपल मेरी पूरी ब्लड के अंदर 3 ट्रांसफेरिन है, तो उसमें से जो 1 होगा ना, वो लोडेड होगा विद द आयरन से। तो इसमें हम कहते हैं जो ट्रांसफेरिन जब आयरन से लोड हो, यानी कि उस पर बैठा हुआ 2 आयरन हो, उसे हम कहते हैं क्या, सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन सैचुरेटेड, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं, हम कहते हैं सीरम आयरन। क्या कहते हैं, सीरम आयरन। तो सीरम आयरन कोई भी जब, इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफेरिन लोडेड विद द आयरन, वो आयरन होगा, सिंपल आयरन नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि ट्रांसफेरिन सैचुरेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल हैं जो कि बाइंड है विद द आयरन। तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्या है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3, यानी कि अगर मेरे पास 100% बॉडी के अंदर आयरन है, तो उसमें से 33% क्या होंगे, लोडेड होंगे, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन होगा। इसी के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने ट्रांसफेरिन है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। ये 3 ट्रांसफेरिन है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होगी, वो इक्वल टू होती है ट्रांसफेरिन की। ट्रांसफेरिन अगर मेरे पास 3 है,
तो बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होगी, एक के पास 2 साइड्स है तो इसका 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी के अंदर है। और वो कितनी होती है, वो हमेशा इक्वल टू होती है जितने हमारे पास ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल्स हैं। और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन क्या होता है कि ट्रांसफेरिन प्लस आयरन, और सीरम आयरन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है हमारे पास जो आयरन है वो बाइंड किया हुआ है ट्रांसफेरिन के साथ। तो हमारे पास यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की हुई है कि सीरम आयरन क्या है कि हमारे पास इतना होता है, खाली जो हमारे पास सीरम आयरन बाइंड किया होगा इसके साथ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इक्वल टू होती है ट्रांसफेरिन के। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन जो 33% होता है। नॉर्मली टोटल आयरन